अभियंता भूपेंद्र शर्मा साहब और मंदसौर जिले से आए हुए सभी जाबाज साथियों और अधिकारीगण, सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने अपनी जो एकजुटता दिखाई और 2 सितंबर से आंदोलन करने का जो हमने नोटिस दिया था मध्य प्रदेश शासन को, उसके पहले ही आपको मध्य प्रदेश शासन को मजबूर होकर आपके साथ में सहमति बनाना पड़ी। उसके लिए आप और हमारी जो एकजुटता है वही बधाई की पात्र है। साथियों, वहाँ जनवरी 2015 में किया था, जिसमें लिखित रूप से 9 संगठनों ने अपनी लिखित सहमति दी थी और अभियंता संघ के इंजीनियर विकास परिहार को इसका संयोजक नियुक्त किया गया था। भोपाल की उस मीटिंग में मैं स्वयं उपस्थित था। जानगढ़ का जो रेस्ट हाउस मंडल का, उसमें सहमति हुई थी। उसके बाद जनवरी से लगाकर 2 सितंबर आते तक इसमें से 2 संगठन हमारे बीच से साथ छोड़कर चले गए, जबकि भी आंदोलन हुआ ही नहीं, आंदोलन कल होना था। तो इससे इस यूनाइटेड फोरम की पूरे 8-9 महीने का जो घटनाक्रम है, इससे आपको हमको काफ़ी कुछ सीखने को, वो जीवन में सीख मिलने वाली बातें समझना चाहिए। वैसे भी विद्युत उद्योग में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल था, 1960 में इसका गठन हुआ था। तो 2012 तक हमारे बीच में ऑन पेपर रहा। 2012 में मंडल का पूर्ण रूप से खंडन हुआ और कंपनियां 10 अप्रैल 2012 के बाद में आप हम ट्रांसफर हुए कंपनियों में। तो विद्युत मंडल में स्ट्राइक का वैसे तो बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, क्योंकि हम उस संवेदनशील विभाग में नौकरी करते हैं, जिसमें आंदोलन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने जो तय किया था, उसके पीछे कारण था कि पिछले 5-10 वर्षों से, जब से कंपनी 2002 से कंपनियों का काम चालू हुआ, तब से लगाकर 2015 के बीच में इतना ज़्यादा क्रश किया गया मैनेजमेंट के द्वारा, चाहे वो क्लास 1 हो चाहे क्लास 4 हो। आज हम रोज समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, अधीक्षण यंत्री का वेतन रोक दिया गया, कार्यपालन यंत्री का वेतन रोक दिया गया। तो स्वाभाविक है कि अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री का वेतन रुकेगा, तो फिर क्लास 3 क्लास 4 को तो पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे ही आना है। तो वेतन के लिए तो हम नौकरी करने में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से बार बार निवेदन करता हूँ, साहब वेतन नहीं रोके आप, आपको हमको सस्पेंड करना सस्पेंड कर दीजिए, चार्जशीट देना चार्जशीट दे दीजिए, पनिशमेंट देना पनिशमेंट दे दीजिए, लेकिन वेतन नहीं देना, ये कोई बात होती है? वेतन के लिए तो आदमी घर छोड़ के नौकरी करना आया है। तो कंपनी प्रशासन द्वारा वेतन रोकने का ऐसा और कोई इसके पीछे श्रम कानून नहीं है, कोई स्टेब्लिशमेंट रूल नहीं है, पर हमने कह दिया इसलिए होगा ऐसा। और हमारे वरिष्ठ अधिकारी कई तो ऐसे बिल्कुल वो मैनेजमेंट के भक्त हो गए हैं। चीफ इंजीनियर सागर ने, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं, नाम लेके कह रहा हूँ, चीफ इंजीनियर सागर ने एमडी को लिखित में एक पत्र लिखा कि श्रीमान, आपने मुझे टॉप 50 की एक लिस्ट दी गई थी, इसकी वसूली मुझे करना थी, लेकिन इसकी मैं वसूली 23 लोगों की कर पाया, 27 लोगों की नहीं कर पाया हूँ, जिसका अमाउंट इतना बनता है, कृपया मेरे वेतन से उक्त राशि काटने का अनुमोदन प्रदान करें। तो चीफ जी भी किया था। अभी हमारा विधानसभा घेरने का प्रस्ताव भी था, लेकिन विधानसभा सत्र समय से पहले ही उसका अवसान हो गया, इसलिए वो घेराव करने वाला कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। इस बीच में हमारी 20 जुलाई को मैनेजमेंट के साथ, इसलिए यूनाइटेड फोरम को मजबूर होकर 2 सितंबर से हमारा आंदोलन स्टार्ट करने का नोटिस देना पड़ा था। इसमें अभी 26 अगस्त को जबलपुर में मीटिंग हुई। 26 अगस्त की मीटिंग और 30 अगस्त की मीटिंग का अगर आपको मैं जानकारी बताऊं, तो दोनों में इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी, 26 तारीख को कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था। बोले नहीं, ये मांग पूरी नहीं होगी, ये मांग, मतलब 2 घंटे मीटिंग चली पर एक पॉइंट पे सहमति नहीं बताई, इन्हीं संजय शुक्ला जी ने। और 30 तारीख को जब मीटिंग भोपाल में हुई, आईसीपी के मंडल से या मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल या कंपनियों से सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारियों को पेंशन देने की गारंटी देता है, तो गारंटी वाली शब्द से तो मैनेजमेंट ने साफ मना कर दिया कि गारंटी देखिए, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल एक ऑटोनॉमस बॉडी था, इसके जितने भी असेट्स थे वो मंडल के थे, मध्य प्रदेश शासन के नहीं है। दूसरी बात, आज जो कंपनियां काम कर रही है वो भी पूर्ण रूप से स्वायत्त है, इसलिए आपकी पेंशन के लिए कंपनियां ही जवाबदार है। अब जो 2005 में नोटिफिकेशन हुआ था राजपत्र में, उसमें स्पष्ट था कि हमको एक पेंशन ट्रस्ट बनाना है और पेंशन ट्रस्ट में आवश्यक धनराशि ट्रांसमिशन कंपनी और कंसर्निंग कंपनी जमा कराएगी, लेकिन आज दिनांक तक उस ट्रस्ट में 1 भी रुपया जमा नहीं हुआ है। इसलिए ये सहमति हुई है कि जब तक उसमें आवश्यक धनराशि जमा नहीं कराएगी, तब तक जो कंसर्निंग कंपनियां हैं, ट्रांसमिशन कंपनी, दोनों मिलाकर अपना कंट्रीब्यूशन देकर आपकी पेंशन सुनिश्चित करेगी भुगतान होना, और अगले वित्तीय वर्ष से उसमें आवश्यक धनराशि किस्तों के रूप में जमा कराने के लिए सहमति बनी है कि अगले वित्तीय वर्ष से नियमित रूप से हर माह 10-12 करोड़ जितना भी बनेगा, आपकी पेंशन भुगतान के अलावा इतनी राशि उस ट्रस्ट में जमा कराएंगे, जो आने वाले वर्षों में
उसकी पूर्ति हो सके। साथ ही फेडरेशन ने उसमें आंध्रा का और कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया है उनको कि वहाँ जिस प्रकार से वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, जिस प्रकार से वहाँ के राजपत्र में प्रकाशन हुआ है, इस प्रकार के प्रकाशन मध्य प्रदेश में भी हो। केसरी साहब ने उस पर एग्री किया कि आप हमें उसके संबंधित पेपर दे दीजिए, हम इसको एग्जामिन करवा लेते हैं और यदि वो फिजिबल हुआ हो, अगर विधि सम्मत होगा तो उसको भी लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने आंध्रा का प्रपोजल प्रमुख सचिव ऊर्जा को सबमिट किया है। तो वर्तमान में पेंशन वाली बात थी तो उसको लागू किया जाए। तीसरा उच्च वेतनमान की जहाँ तक बात थी, उसके आदेश अतिशीघ्र जारी हो रहे हैं। शासन लेवल पर लंबित वित्त विभाग से केवल उसकी परमिशन मिलना है, जो किसी भी दिन आने वाले 8 दिन में 15 दिन में आपके बीच में ऑर्डर आ सकते हैं। अब पदोन्नति होगी कहाँ से? तो अभी वर्तमान में कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नया बना लिया है और जनरेशन और ट्रांसमिशन को भी कहा जा रहा है कि वो अतिशीघ्र बना है। तो 5 कंपनियों में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ओएस जो एक समान हो, ये हमारी मांग थी। तो वो अतिशीघ्र हमारे बीच में आएगा, ताकि पता चलता भोपाल में किसी को जनरल मैनेजर कहा जाता है, हमारे यहाँ पे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कहा जाता है, कहीं पे चिफ इंजीनियर कहा जाता है, कहीं पे रेवेन्यू ऑफिसर कहा जाता है। तो पूरे मध्य प्रदेश में पदनाम एक तरीके होंगे और वो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नए पद निर्मित हो रहे हैं, उससे पदोन्नति की संभावना होगी। हमने सुझाव दिया है कि पहले भी जब मंडल में पद नहीं थे, उस टाइम पर हमने TVPS नाम से एक स्कीम चलाई थी और यही TVPS फलाना TVPS ऐसा करके हमने प्रमोशन दिए थे। तो उस पर भी केसरी साहब ने एग्री किया है कि आप अपना प्रस्ताव दीजिए, अगर वो फिजिबल रहा तो उसको हम लागू करने के लिए तैयार हैं। तो जो 20-20 वर्षों से 25-25 वर्षों से एक ही पद पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के पदोन्नति के आसार भी आने वाले 1-2 महीने में खुलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा हमारे बीच नहीं किया जाएगा तब तक उनकी सेवाएँ समाप्त नहीं होगी और उनको नियमित सेवक के रूप में उसी वेतनमान में काम करवाया जाएगा। लेकिन नियमित करने के लिए कोई लिखित आश्वासन नहीं। नियमित के लिए तो आपको रिक्रूटमेंट के माध्यम से ही आना पड़ेगा, लेकिन जो आपको अभी महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं होता है, इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, उन सब चीज़ों के लिए जो नई पॉलिसी बनाई है और जैसे जैसे आपका भी समय पूरा हो रहा है, आपका जब नया एग्रीमेंट होगा तो नई पॉलिसी के तहत आपका एग्रीमेंट होगा और उसमें आपको महंगाई भत्ता और इंक्रीमेंट मिलने की पात्रता के लिए नई जो नीति बनाई है संविदा वालों के लिए, उसमें प्रावधान किया जा रहा है। इसलिए संविदा वालों के लिए एक खुशी की बात यह है कि कम से कम निकालने वाली बात, बंद करने वाली जो बात थी वो नहीं होगी और आपका वेतन भी पहले से बेहतर होगा, ऐसा उस नई पॉलिसी में आ रहा है। इस लगा कि 2000 के बीच का जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विवाद है, इस कारण से उस पीरियड को वो गवर्नर नहीं कर रहे हैं। तो 2000 से 2012 के बीच में भी केवल जो ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट वाले लोग हैं उन्हीं को कवर किया जा रहा है और उनमें भी इतनी ज़्यादा एजुकेशन की पात्रता रख दी है कि कोई टाइटल हो ही नहीं पा रहा है। तो एजुकेशन कम करने के मामले में सहमति बनी है कि हम कंपनियों से नए प्रस्ताव मंगवा रहे हैं वापस से एजुकेशन के हेल्पर के पद के लिए। हम अगर कम के एजुकेशन, हमने 10वीं और 8वीं का प्रस्ताव दिया है कि हेल्पर के लिए आप 8वीं और 10वीं का अगर योग्यता रखेंगे और उसमें ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट ही नहीं, सब लोगों को आप कवर करें। भले भर्ती में 3 साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भाई मौत तो मौत होती है, वो चाहे एक्सीडेंट से हुई हो, चाहे बीमारी से हुई हो, चाहे काई से हुई हो। उस परिवार को तो वही कमी पड़ती है आदमी के नहीं रहने पे जो एक्सीडेंट वाले परिवार को पड़ती है या सामान्य मौत वाले परिवार को पड़ती है। तो इस बात की तो उन्होंने सहमति नहीं दी कि हम सबको जल्दी ले लेंगे, लेकिन जो सरलीकरण से तात्पर्य है एजुकेशन कम करने वाली बात कि हम ITI फर्स्ट क्लास मांग रहे हैं या ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास मांग रहे हैं, उसकी बजाय हम 8वीं 10वीं पर कंपनियों से प्रस्ताव मंगा रहे हैं। आने वाले 1-2 महीने में वो प्रस्ताव बनकर तैयार होंगे और निश्चित रूप से अनुकंपा के लिए जो है शिक्षा का स्तर कम करने पर शासन से सहमति बनी जो है वो 6 पे कमीशन के दे दिए गए। बाकी हमारे फ्रिंज बेनिफिट जो हैं वो 2000 से जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं। हमारे को जो भी कन्वेंस अलाउंस मिल रहा हो, वॉशिंग अलाउंस मिल रहा हो, मेडिकल अलाउंस मिल रहा हो, रिस्क अलाउंस मिल रहा हो, अधिकारियों को जो CA मिलता है वो मिल रहा है, वो सब चीज़ें पुराने रेट से ही मिल रही है। तो इस पर भी हमारा विशेष दबाव था और हमारी मांग थी। तो उसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी ने सहमति दी है कि हम एक 3 सदस्यीय कमेटी बना देते हैं जो 3 महीने में अपनी रिकमेंडेशन दे के इसको लागू कर दे, ताकि आने वाले वर्ष में जो हमारा 7th पे कमीशन लागू होना है, 7th पे कमीशन की भी हमारी एक मांग पत्र में बिंदु था, उस पर उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आप चाहें तो हम एक कमेटी बना देते हैं 7th पे कमीशन के लिए, या आप चाहें तो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन आने के बाद में जैसा वो पे स्केल बनाएंगे वो बेनिफिट आपको भी दे दिया जाए। उसमें सहमति बनी कि 7th पे कमीशन जो रिकमेंड देगा वो हमें स्वीकार होगी, लेकिन फ्रिंज बेनिफिट के लिए आपको एक अलग कमेटी बना के, क्योंकि हमारे फ्रिंज बेनिफिट सेंट्रल से भी मैच नहीं होते और स्टेट से भी मैच नहीं होते हैं, इसलिए उसके लिए एक अलग कमेटी बनाने की सहमति बनी है और कमेटी का फॉर्मेशन विदिन ए वीक हो जाएगा। तो 5-10 हज़ार रुपये महीने का फायदा नहीं हो जाएगा, 1500 रुपये, 200-400 रुपये का फायदा है, लेकिन ये हमारे बीच में जो खाई पैदा करने की कोशिश मैनेजमेंट ने कर रखी है कि हम इस मंच के माध्यम से आज एकजुट होकर प्रण लें कि इस मांग को हम हमारी टॉप प्रायोरिटी वाली मांग करें और आने वाले समय में इसको पूरा करवाएं।
हमने इंजीनियर परिहार साहब से, हमारे जनरल सेक्रेटरी गौतम जी से, सबसे बात की है कि ये बहुत छोटी मांग है, लेकिन ये हमारे बीच में खाई पैदा कर रही है। और साथ ही मैं कंपनी गेटर वालों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि 18 तारीख को जब यहाँ एक शानदार मीटिंग हुई थी जिसमें 1800 अधिकारी कर्मचारी इकट्ठे हुए थे, उसके दूसरे तीसरे दिन ही कंपनी की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से इसमें कोई उनकी चाल रही हो या जो कुछ भी रहा हो, जगह जगह मीटिंग आयोजित करके जो एक वर्गभेद पैदा किया गया। और वर्गभेद पैदा करके मुझे नहीं मानता होगा आप लोगों को विश्वास में लिया होगा। आपके यहाँ आने के पहले वो वल्लभ भवन को लिख के दे चुके हैं कि हम आने वाले 2 सितंबर के स्ट्राइक में शामिल नहीं है। क्या जरूरत पड़ गई थी कि आप लोगों को विश्वास में लिया था उनने? केवल आप लोगों को उपयोग किया जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में हमको एकजुट रहना है। तो ये आज ही निश्चय करना होगा कि हमको, देखिए, जो इंजीनियर्स हैं वो अभियंता संघ से जुड़े, जो डिप्लोमा वाले हैं डिप्लोमा इंजीनियर से जुड़े, जो क्लास 3 क्लास 4 के लोग हैं वो हमसे जुड़े, या जो हमसे नहीं मैच खाते हो फेडरेशन इंटेक मानसिकता का, तो दूसरे यूनियन से जुड़ जाए आप। हमको इस मीटिंग के माध्यम से हमारी सदस्यता बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। तक की आप कंपनी गेटर का जो मैंने बैनर देखा है कि क्लास 1 से क्लास 4 की एक एसोसिएशन, और वो भी किसी एक संगठन विशेष से एफिलेटेड, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं जिनकी एसोसिएशन होती है, वो किसी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन से जुड़ नहीं सकती है, एफिलेशन नहीं हो सकता है। लाड़ साहब के सामने और नायर साहब के सामने बोल रहा हूँ मैं कि इनकी जो अभियंता संघ है, डिप्लोमा इंजीनियर है, वो किसी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन से एफिलेटेड नहीं है। आप मैनेजमेंट के लोग हैं, आप इतने सब पढ़े लिखे लोग हैं, एमटेक है, बीटेक है, और किसी के भी बहकाव में आ रहे हैं। तो आज इस मीटिंग के माध्यम से हमको एकजुट होने का ये भी प्रण करना है कि हमारे दिमाग में जो गलतफहमियां पैदा होने जा रही है उनको यहीं रोक दें। और मंदसौर जिले में कोई ज्यादा गलतफहमियां नहीं है, दूसरी जगह बहुत ज्यादा गलतफहमियां हुई है, और उसी का परिणाम है कि आज मैनेजमेंट हमको टंचिंग कर रहा है, वहाँ पिंचिंग कर रहा है कि आप इनके बारे में बात मत करिए। क्यों नहीं करिए बात? हमारे जो यूनाइटेड फोरम बना था उस दिन ये संगठन हमारे साथ था। आज एक मैनेजमेंट की पूछाल है कि उनने हमसे अलग कर दिया उसको। तो आप लोग अपने टॉप लीडर्स को अगर मानते हैं तो उनसे भी चर्चा करें कि अलग अलग संगठन बनाने में कोई सार नहीं है। जो इंजीनियर से वो अभियंता संघ से जुड़े, जो डिप्लोमा और डिप्लोमा इंजीनियर से जुड़े, और क्लास 3 क्लास 4 आप चाहें जिससे जुड़े, लेकिन यूनाइटेड फोरम में रहें। अब शायद मेरी याददाश्त के अनुसार सभी पॉइंट को बोला। अगर किसी के मन में कोई संशय हो, कोई पूछना चाहता हो तो वो भी पूछ सकता है। तो आप हम यूनाइटेड रहेंगे तो हर समस्या से लड़ पाएंगे, और नहीं यूनाइटेड रहे तो एक एक करके सब निपटते जाएंगे। इसलिए आज की तारीख में यूनाइटेड फोरम, मैंने तो प्रस्ताव दिया है यूनाइटेड फोरम के संयोजक को कि आपको चाहिए कि इसको एक लीगल स्टेटस के रूप में भी रजिस्टर्ड करवा लें। तो ठीक है, अभी इसमें 8-10 संगठन है जिसका कोई अपने आप में यूनाइटेड फोरम नाम का कोई लीगल प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक संगठन है, हमारी सबकी सामूहिक इच्छा शक्ति का हम इकट्ठे हुए हैं। इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन भी हमको ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार क्या करवा लेना चाहिए कि ये यूनाइटेड फोरम के घटक दल रहेंगे, इसमें घटते बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी को जाना हो तो चला जाएगा, आना हो तो आ जाएगा। लेकिन इसका एक हमको उचित मंच बनाने के लिए यूनाइटेड फोरम का गठन, क्योंकि आजकल केंद्र में हम देख रहे हैं यूपी और एनडीए की सरकारें बनती है। इस प्रकार से यहाँ भी अगर यूनाइटेड फोरम बनाकर चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। अगर आमंत्रित तो उसके बाद मुझे हमारे जो परिवार के मुख्य आदरणीय लाड़ साहब को आमंत्रित करना है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हमें बहुत ही आदर सम्मान कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो। आदरणीय लाड़ साहब, जो हम लोगों का यूनाइटेड फोरम का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैंने व्हाट्सएप पर मुंबई में देखा उसको, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैं आपको बताना चाहूँ कि 2 या 3 माह पूर्व जब यूनाइटेड फोरम के संयोजक श्री परिहार और उनके साथी उज्जैन आए थे, तब ये हमारे गिरी साहब आए और मैं साथ में ही थे। उस समय इनने नायर जी ने और हमने सबने उनको ये आश्वासित किया था, मंदसौर जिले से आपको हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा, और ये जो आप फोरम बना रहे हैं और इसकी जो मुहिम रहेगी उसमें मंदसौर जिले के सभी कर्मचारी अधिकारी साथ में आपको पूरा सहयोग देंगे। जैसी भी जो भी आवश्यकता होगी उसकी भी हम सहयोग सभी तरीके से, जो नायर ने कहा था, तन मन धन से। तो ये जज्बा इसलिए था क्योंकि मंदसौर जिले के सभी मेरे साथी कर्मचारी अधिकारी, जब हमें कोई लक्ष्य दिया जाता है तो हम उसको पूरा करते हैं। ये भी एक लक्ष्य था। मंडल के विभाजन के समय हम सभी कर्मचारी अधिकारियों को ये आश्वासित किया गया था कि आपकी सुविधाएं वापस नहीं की जाएगी, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। परंतु आज 15 साल बाद भी उनको स्मरण कराने के बाद भी कई चीज़ें जस की तस रही, बल्कि कार्य का बोझ बढ़ता गया।
नया रिक्रूटमेंट भी अभी साल 2 साल से ही हुआ। इस बीच में इतना कार्यभार आया, नए तरीके, नई पद्धति, और जो चीज़ें एकजुटता में पहले होती थी मंडल के बोर्ड के हिसाब से, वो कंपनी लेवल से होने के बाद और ज़्यादा अधिक भार आने लगा। परंतु ये कई सुविधाएं थी। मेरा ये व्यक्तिगत भी मानना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि हमें कर्तव्य का बोध कराया जाता है तो हमारे अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी वर्दी में ऐसा नहीं होगा कि ये मेरा एक सोच है, यदि हमने काम किया है तो हमारे कार्य का पारिश्रमिक अन्य से तुलना नहीं करें। कोई हमसे दूसरा कोई कम ले रहा है या उसको ज़्यादा मिल रहा है तो हम ज़्यादा को नहीं देख रहे हैं, पर हमने जो काम किया है और जो सुविधाएं हमको मिलती थी उसको वापस लेने का किसी को भी कोई वो अधिकार नहीं है, क्योंकि कार्य तो उससे डबल हो रहा है। तो ये मांगे जो हमारी जस की तस रहने के बाद एक सोच आई और सभी यूनियनों ने एक एकता दिखाई और एक यूनाइटेड फोरम का जो गठन किया, और इसके माध्यम से हमने 2-3 माहों से, हमारा आंदोलन तो ये आजकल का नहीं था, ये लगातार पिछले 2-3 माह से लगातार चल रहा है। शायद कई चीज़ें आपके मालूम नहीं होंगी, काली पट्टी लगाकर भी कार्य हो रहा था, कई एक्टिविटी उसके रही, चरणबद्ध कार्य हुआ है, और हम अंतिम पड़ाव पे आए थे कि 2 सितंबर से हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो इस बीच मैनेजमेंट से चर्चाएं होती रही, चंद्रावत जी और हमारे अन्य नेतागण जो भी थे फोरम के, जो वो गए वहाँ पर अटेंड भी हुए, वार्ताएं होती रही। उसके पश्चात जो अंतिम अभी 30 तारीख को ऊर्जा सचिव से, माननीय ऊर्जा सचिव से जो बातचीत हुई, और उसका हल जो है, उससे बातचीत से ऐसा लगा कि उनके और यूनाइटेड फोरम के बीच में एक सहमति बनी है, और ये हमें भी भरोसा हुआ है कि अब हमारी इन मांगों को उनकी उनमें संविधानता है, और शायद शीघ्र वो हमारी मांगे हल हो जाएगी। उसके लिए भी उनसे यूनाइटेड फोरम ने एक जो है, इसके लिए एक आश्वासन चाहा गया था, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग के रूप में भाई चंद्रावत जी ने आपको बताया है, वो प्राप्त हमें कल हो गया है। और ये इस चीज़ का ये है कि हमारी यूनाइटेड फोरम की मांगे आगामी इस माह के अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से इसमें हमारे विचार करके इसके आदेश पारित होते जाएंगे, इसके रूप में हमें मिलती जाएगी। तो हमें धैर्यपूर्वक अपने कार्य में हमें कर्तव्य के प्रति तो सजग रहते ही हैं और रहेंगे। वो कार्य और अपने रिजल्ट से ये मैनेजमेंट को हमेशा हम आभास कराते रहेंगे कि जो हम मांग रहे हैं वो जायज़ है और ये हमें मिलना चाहिए। तो ये मेरे को पूरी आशा है कि आप लोग इस बीच में अपना पूरा धैर्य बनाए रखेंगे, और जिस तरह से अभी तक यूनाइटेड रहे हैं और इस आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, वैसी यूनिटी अभी बनी रहे। और ये मैं इस बात का भी समर्थन करता हूँ कि जैसा भाई चंद्रावत ने कहा है कि एक सभी यूनियनों का एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मैं स्वयं इस संबंध में परिहार जी से चर्चा करूँगा, यदि ये संभव है तो ये बहुत अच्छा सुझाव है। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने इन्होंने सब में इसमें हिस्सेदारी करी, और आगे के लिए भी इस टाइप से अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ से ही हर चीज़ संभव है और ये हमें मिलेगी और हम लेकर रहेंगे। धन्यवाद। यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। बहुत ही अच्छा अपना एकता का परिचय दिया है। इस अवसर पर मैं आप सबका यूनाइटेड फोरम की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय श्री राम। भी सब इसके संबंध में थोड़ा आप पूरा अवगत कराएं। यूनाइटेड फोरम के माध्यम से हमने सरकार से 11 सूत्री मांग रखी थी, जिसमें 8 मांगों पर सकारात्मक ने किया है आश्वासन, एवं उम्मीद है कि हमें 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तब 1 महीने के बाद फिर अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अभी हमने यूनाइटेड फोरम के माध्यम से सरकार से 1 महीने का टाइम दिया है सरकार को कि 1 महीने तक हम वेट करेंगे, और हमने अपना जो आंदोलन है उसको स्थगित किया, न कि निरस्त किया। यदि 1 महीने के अंदर हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हमें अपने लेवल पर जो भी कार्रवाई की जाना है वो आगे कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आपने जो इस तय का आह्वान किया था और आज आपने पोस्टपोन किया है, इसके बीच में कितनी सहमति आपको बन पाई है? हमारे 11 सूत्री मांग पत्र था, उसमें 8 मांगों पर हमारी सहमति बनी है, 3 मांगों पर सहमति नहीं बनी है।
टीम के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हम हमारा दबाव बनाकर मैनेजमेंट को समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारी जायज़ मांगे हैं उनको हल किया जाए। ये आप क्या समझते हैं कि अब तक ये पूर्ण हो जाएगा? हमें जो लिखित सहमति दी है उसमें कोई समय सीमा तय नहीं, लेकिन हमने मध्य प्रदेश शासन को 1 महीने का समय दिया है। यदि 1 माह में हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, उससे संबंधित आदेश जारी नहीं होते हैं, तो हमको हमारा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।